मित्रों का सर भी से मैं अनुरोध आभार करता हूँ प्रकट करता हूँ जो सुन रहे हैं। आपका। और मैं भाई मनोज जी, आयोजन बहुत समिति बहुत महाविद्यालय आभार सर और आपका आयुक्त कल। कि आपने अपने व्यस्ततम समय में और व्यस्ततम यात्राओं के दौरान भी आप हमसे जुड़े। आपका हिंदी विभाग की ओर से और आयोजन समिति की ओर से पुनः आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा द्वितीय सत्र शुरू हो उसके पूर्व मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आज के द्वितीय सत्र की हमारी वक्ता अ, निर्मला पुतुल जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है आपका। नमस्ते जी सर। अ, आज के द्वितीय सत्र की हमारी वक्ता और ख्यातनाम अ, कवियत्री, जिन्होंने अपने जीवन संघर्ष को, अनुभूत सत्यों को हमसे कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से हमसे साक्षात हुए हैं। निर्मला पुतुल जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। निर्मला पुतुल जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आ, और सभी लोग हम परिचित हैं ही। आपकी कविता सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कश्मीर और केरल, इनके शिक्षा बोर्डों में आपकी कविताएं संकलित हैं। और मेरे हिसाब से उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व जो है, उनकी एक संक्षिप्त वानगी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। निर्मला पुतुल जी का जन्म झारखंड के दुमका में, दुमका के छोटे से गांव में हुआ है। और आपने अपनी विधिवत जो शिक्षा जो है वह अर्जित करने के उपरांत अ, राजनीति शास्त्र में आपने एमए भी किया है आपने। और उसके उपरांत आप स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आप जुड़ी रही हैं। और सामाजिक सरोकार, स्त्री विमर्श अ, से जुड़े हुए जो विषय हैं, अ, उनमें आप सक्रियता से जुड़ी हुई रही हैं। आपको साहित्य अकादमी नई दिल्ली का साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ है। आपको आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को जिन सम्मानों से नवाजा गया है, उसकी संक्षिप्त वानगी एक प्रस्तुति आपके सामने रख रहा हूं। झारखंड सरकार द्वारा राजकीय सम्मान आपको 2004 में आपको मिला है। झारखंड सरकार के कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा 2006 में ही आपको सम्मानित किया गया है। और ग्वालियर में मुकुट बिहारी सरोज सम्मान आपको 2006 में मिला है। मिजोरम सरकार द्वारा 2006 में ही भारत आदिवासी सम्मान आपको मिला है। दिल्ली द्वारा आपको विनोबा भावे सम्मान, जो नागरी लिपि परिषद द्वारा है, वो आपको दिया गया है। इसी प्रकार बिहार में आपको 2007 में बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान आपको मिला है। 2008 में शिला सिद्धांतकार स्मृति सम्मान, 2008 में ही महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य परिषद अकादमी द्वारा आपको सम्मान। और हिमाचल प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा 2008 में सम्मान। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा 2008 में सम्मान। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो भारतीय भाषा परिषद का है कोलकाता का, आपको 2009 में आपको सम्मान दिया गया है। आपकी रचनाएं झारखंड एनसाइक्लोपीडिया आदिवासी में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। चाणक्य टुडे में जोहार के नाम से आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं। द एशिया बुक चौमासा, अरावली उद्घोष, शालापत्र, युद्धरत आम आदमी, देशज स्वर फूल जोहार, सांची सहयात्री, वागर्थ में गोतिया, नया ज्ञानोदय, समकालीन भारतीय साहित्य आदि ख्यात पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। इसी के समानांतर लम्ही, द बुक एशिया के अलावा कई अन्य प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताओं और आलेखों का प्रकाशन हुआ है। और जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं
एनसीईआरटी नई दिल्ली, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर में 11वीं कक्षा में, और एनसीईआरटी और केरल में 9वीं कक्षाओं में आपकी पाठ्य पुस्तकों में आपकी कविताएं संकलित हैं। बड़े गर्व का विषय है कि आपकी कविताएं अंग्रेजी, मराठी, उड़िया, कन्नड़, नागपुरी, पंजाबी और नेपाली में भी आपकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। आप अनेक सामाजिक संगठनों और सामाजिक सक्रियताओं से आप जुड़ी हुई हैं, जिनमें मुख्यतः हैं जीवन रेखा ट्रस्ट संताल परगना झारखंड की संस्थापक आप सचिव हैं, झारखंड नेशनल अलायंस ऑफ वीमेन संताल परगना झारखंड की में भी आपकी सक्रिय सहभागिता है, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा झारखंड में आपकी सहभागिता है, जन संस्कृति मंच की आप उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय समिति जो दिल्ली है। इनके उपरांत आपके प्रमुख कविता संग्रह जो बहुत चर्चाओं में है, उनमें सबसे प्रमुख है नगाड़े की तरह बजते शब्द, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। रमणिका फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आपकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित है अपने घर की तलाश में, और आपका संग्रह है फूटेगा एक नया विद्रोह। यह काव्य संकलन भी बहुत जल्दी हमारे बीच हमारे आने वाला है। और सबसे बड़ा उल्लेखनीय है आपके कृतित्व और कविताओं पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय केरल, बिलासपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद हिंदी विश्वविद्यालय में आपकी कविताओं पर अनेक शोधार्थी आपके कार्यों पर पीएचडी और एमफिल का शोध कार्य आपके कर रहे हैं। एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि है, आपके जीवन पर बुरु गारा नाम से एक छोटी फिल्म दूरदर्शन ने बनाई थी, जिसे 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। ऐसी शख्सियत को आज हम पाकर बहुत बड़े गौरवान्वित हैं। मैडम, चूंकि हम दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, हमारा पूरा अंचल जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की अधिकांश आबादी का हिस्सा जनजाति संवर्ग से आता है और अधिकांश विद्यार्थी भी हमारे जनजाति संवर्ग से आते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। जनजाति विमर्श और स्त्री विमर्श में आपकी कविताएं हमें ऐसा लगता है कि बहुत दिल तक पहुंचती हैं, जिसे साहित्य और शास्त्र की भाषाओं में न बांधे तो आपकी कविताएं बहुत मर्म को छूती हैं। मैं आप सभी के सामने आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। महोदया, इस आयोजन में राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में, राजकीय कॉलेजों में जो हिंदी विषय के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनका यह कार्यक्रम है उनकी ज्ञानवर्धन हेतु। और साथ ही मेरा व्यक्तिगत मेरी रुचि भी थी, क्योंकि मैं जनजातीय अंचल में रहता हूँ। मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि यही जनजातीय अंचल है। तो हम आपसे बड़ी शिद्दत से आपके अनुभवों से साझा होना चाहेंगे। मैं पूरे आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ झारखंड से हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर बहुत ख्यात नाम कवियत्री और विमर्शकार निर्मला पुतल जी को, की राय और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। निर्मला पुतल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आप सबों का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगी, क्योंकि आज आपने एक मंच दिया, एक अवसर दिया आप लोगों के बीच मुझे उपस्थित होने का, तो जिससे मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। और आप सभी आयोजकों को राजस्थान महाविद्यालय की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन और जोहार करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि जब जब कविताओं की बात होती है तो अपने इर्द गिर्द से दूर दराज हमारे आदिवासी भाई बहनों, महिलाओं की याद आती है। और जब उनकी याद आती है तो मुझे अपने जीवन संघर्ष की बात भी बहुत
उसकी यादें भी बहुत ताजी हो जाती है और हम पुनः उस संघर्ष की ओर वापस जाते हैं जहां से हमने इस तरह का संघर्षपूर्ण यात्रा आरंभ किया था। हमारा जीवन वाकई ही बहुत ही कठिन रहा है, बहुत संघर्षपूर्ण रहा है और संघर्षपूर्ण स्थिति में ही वहां पर एक रास्ता बनी जिससे मैं उससे होकर गुजरी। जो उबड़ खाबड़ रास्ते थे, जो बहुत ही दर्द भरी रास्ते थे, उससे गुजरना पड़ा और हमने संघर्ष को एक आयाम दिया। संघर्ष से हम पीछे हटे नहीं, बल्कि हम संघर्ष में आगे बढ़ते गए और कारवां हमारे साथ जुड़ता गया। मैं एक विशुद्ध आदिवासी महिला हूँ। निर्मला पुतुल मुर्मू पूरा नाम है मेरा और इस पर हम गर्व करते हैं। मैं एक छोटी सी संस्था में काम करते करते अपनी दिनचर्या को उस पर उड़ेल दिया और उसमें संस्था में काम करने का मौका मिला तो बहुत करीब से आदिवासी भाई बहनों के बीच में जाने का एक अवसर मिला और उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो दुखदाई है, उनके जो संघर्ष है और जो उनका भोलापन है, वो भी देखने को मिला। तो हमने उस चीजों से अपने को तुलना किया और मुझे भी लगा कि वाकई आदिवासी जीवन, वो भी स्त्रियों के लिए, कहने का तो यहाँ बहुत कुछ है कि यहाँ समानताएं हैं, जेंडर समानताएं हैं, एक दूसरे को बहुत करीब से जानते पहचानते हैं, वो सही है। लेकिन उनके जो जीवन संघर्ष है, सारे संघर्ष महिलाओं के इर्द गिर्द ही गिरती है। यहाँ पुरुषों की हम बात करें तो उन्हीं का अधिकार चलता है समाज में। महिलाओं को जो अधिकार होना चाहिए, उनके जो हक हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो एक स्वच्छंदता होनी चाहिए, उस तरह से नहीं है। वो बहुत मेहनत करती है और एवज में क्या मिलता है उन्हें, जबकि वो सारे अपने घर परिवार, उनके सास ससुर, पिता माता, उनके पति का ख्याल रखती है और इतना तक वो ख्याल रखती है कि बच्चों को लालन पालन करते हुए वो अपने मर्दों के लिए भी दारू ताड़ी खैनी वो सब का जुगाड़ करती है। तो वाकई बहुत ही ऊपर से लगता है कि आदिवासी जीवन बहुत ही स्वच्छंद है, बहुत ही उसमें उन्मुक्ता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्मुक्ता है तो किस वजह से, कि हम यहाँ से, मैं दुमका से राजस्थान की सफर कर सकती हूँ आसानी से, मैं बंगाल असम की सफर कर सकती हूँ आसानी से, लेकिन किस लिए? यह एक विडंबना है, सोचने की बात है। यदि हम बंगाल, असम, दिल्ली, गुजरात की बात करते हैं तो हम पलायन होते हैं। आदिवासी महिलाएं बहुत ही मेहनती होती है और बहुत ही घर के बारे में चिंता करती हैं और सबसे ज्यादा स्त्री ही चिंता करती है। यहाँ देखा जाए तो हमारे समाज में जब लड़के भाई वगैरह हैं, उनकी जब शादी होती है तो शादी करके उनका जो जीवन है वो अपनी पत्नी की ओर हमेशा खिंचाव रहता है, जिसमें उनके माता पिता, भाई बहनें जो होती है वो अपने आप को उनसे अलग महसूस करती है और उनको नकारा जाता है। तो वाकई स्त्री का यहाँ बहुत बड़ा दर्जा हम मानते हैं कि समाज में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इस योगदान को यदि हम आंकते हैं, ताकते हैं, झांकते हैं तो देखते हैं उस एवज में हमें, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को अपने ही घर आंगन में इज्जत, मान, सम्मान उसको नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि यहाँ आदिवासी स्त्रियां अपने ही संपत्ति पर, अपने पिता की संपत्ति पर उनको कोई हक अधिकार नहीं मिला है। जमीन पर आप कहिएगा कैसे? कि और समाज में आप देखिएगा, दिक्कू समाज की हम बात करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल समाज की बात करते हैं, तो वहाँ भाई और बहनों को एक ही नजर से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर, यहाँ एक वर्गीकरण किया जाता है। ये तो बेटी है, ये तो कल दिन मुझे मुंह में आगे नहीं देंगे मरने के बाद, लेकिन बेटा तो मुखाग्नि देते हैं, तो इसलिए उनका दर्जा वहां ऊंचा हो जाता है। लेकिन यह एक भ्रम है, ये
वैसे मठाधीशों का बनाया हुआ जाल है जो अपने आप को बचाव करते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन उसका जो जीने का स्तर है, आप देखिएगा महिलाएं किस तरह सड़क के किनारे आज भी हड़िया दारू और ताड़ी बेचती हैं और उनके साथ हंसी ठिठोली करते हैं लोग, और उसको किस तरह से नकारा जाता है समाज में। वही समाज उनको किस तरह नकारते हैं और हिकारत की दृष्टि से उसको देखा जाता है। तो ये हमारा अपना जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है। और यहाँ जो हम देखते हैं कि आज आदिवासी समाज की जो त्रासदी है, यहाँ पर निसंदेह बाहरी वर्ग का बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा है। जो उनके जल है, जंगल है, जमीन है, वो सारी चीजों पर आक्रमण हुआ है और उनकी जो एक जीने का एक महत्व रहता है कि वो जंगल के बदौलत अपना रोजी रोटी जुगाड़ करती हैं, तो उससे ही छीन लिया जाता है। वो कहीं की नहीं रहती है। अब विशेष करके महिलाएं एक तो अपने ही समाज में उनको अपना अधिकार नहीं मिला हुआ है। जमीन पर पति के घर यदि शादी करके जाती हैं तो वहां भी उनको पति के नाम को लेकर जीना पड़ता है। उनकी एक अपनी स्वतंत्र पहचान जो होनी चाहिए, वो पहचान उनको वहां भी नहीं मिल पाता है। वहां पति के नाम से जानी जाती है या फिर बच्चे के नाम से उन्हें जाते, फलाना की बच्ची है, उनकी ये मम्मी है। तो इस तरह का वहां भी दर्जा मिला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो इस तरह हमारी कविताओं में आप देखिएगा, ये जो यहाँ की जो आंचलिक है, यहाँ की जो उनकी व्याख्या है, वही चीज। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने जो अपने जीवन काल में जो इतना बड़ा लंबा सफर तय किया और उसमें जो संघर्ष करते हमें अपने आप को मिला, अपने आप को सिद्ध करने का मिला, और हम एक मुकाम पर खड़े होकर पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम कहाँ थे और क्या हमारी एक औकात थी, क्या हमारी एक पहचान थी, हमारी अस्मिता थी। वो अस्मिता को हम देखने की कोशिश करते हैं तो आज भी हम वही पाते हैं कि आज भी हम उसी जंजीर से जकड़े हुए हैं। पुरुषों के नाम से हमें जाना जाता है, पति के नाम से जाना जाता है, हमें अपनी कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए हमने इस तरह के मंचों से भी जुड़ने की कोशिश की। जो नेशनल अलायंस ऑफ वुमेन जो है, वहाँ महिलाओं की बात होती है, महिलाओं के अधिकार की बात करती है। मैं वहां से भी जुड़ी और उस तरह की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पैमाने पर हमने उसको पहुंचाने की, इसकी त्रासदी को, आदिवासी स्त्रियों की त्रासदी की हम बात को वहां तक ले जाने की कोशिश की। और वहां भी हमने देखा कि वहां भी हमारी मुद्दे, हमारी जो जल जंगल जमीन और अपनी पहचान की जो मुद्दे हैं, वो भी वहां हमको गुम होते दिखती नजर आए। तो वहां भी हमारे मुद्दे बिल्कुल वहां पहुंचते पहुंचते वहां पर फीकी हो जाती थी हमारे मुद्दे। तो कहने को तो ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक मोर्चा है, एक क्लब है, एक राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है। तो इस पर जुड़ करके हमने देखा। तो आदिवासी हम अपने आप को कहते हैं, या फिर सारे उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हमारे आदिवासियों का लगभग यही हाल है। हमारे मुद्दे अलग है, दलित के मुद्दे अलग है। कभी कभी हमें दलित के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो दलित में हम यहाँ वर्गीकरण करना चाहेंगे कि दलित वर्ग ने, बाबा अम्बेडकर साहब ने अपने जो उनके वंशज हुए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए आगे उन्होंने एक रास्ता दिखाया उनको, और आज निसंदेह बहुत पढ़े लिखे हैं और काफी अच्छे अच्छे पोस्ट पर वो लोग पदस्थापित हैं। लेकिन आदिवासी समाज की हम जहां तक बात करेंगे तो हमारे आदिवासी समाज में सिद्धो कान्हो चांद भैरव हुए, जो निसंदेह हमारे लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो उस समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमारी जमीनें छीनी जा रही थी, हमारे बहनों के साथ अत्याचार हुआ करता था। तो उस समय उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और इसमें बहुत सारे हमारे आदिवासी भाइयों ने शहीद हुए। और इस संघर्ष को
अपनाया और आज भी संघर्षरत है। लेकिन आज का संघर्ष और उस समय का जो संघर्ष है उसमें बहुत ही अंतर है। अभी इस संघर्ष में एक थोड़ा सा धुंधलापन आ गया है। जो तेवर था वो तेवर कहीं नहीं दिखता है। आदिवासी की बात जब होती है तो तभी हमें भी विभिन्न मंचों से अपनी बातों को रखने के लिए सम्मान से बुलाया जाता है। लेकिन बनिस्बत जिस तरह से उस पर काम मिलना चाहिए, जिस तरह से उसको जगह मिलनी चाहिए, उस तरह से उनको नहीं मिल पाता है। दुख है इस बात का। और देखिएगा आप, नगाड़े की तरह बजते जो हमारे कविताएं हैं वो किस तरह अपने ही बहनों की, समाज की बात करती है। और वो किस तरह उनकी जो कल्पना वो होती है अपने माँ के प्रति, कि हमारी माँ जब हम शादी होके कहीं जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो एक माँ का ख्याल उसका बहुत ही करीब आता है। और सबसे पहले वो माँ के लिए इतना वो गुणगान करती है कि बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याना जहाँ मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। और यहाँ इतना कल्पना होता है कि हमको वैसे जगह पर ब्याहना जहाँ पर मेला हाट बाजार आते जाते हम अपनी सुख दुख को माँ तक पहुंचा पाए, अपनी सुख दुख की हम उस पर बातचीत कर सके माँ से, ताकि हमको रास्ते में आते जाते मिल जाए। हम घर के कितना चिंता करती है वो आदिवासी स्त्री की, हम घर के गाय बकरी की भी वो उसमें जिक्र है कि हम उसकी हालचाल पूछ लिया करते हैं। तो बहुत बड़ा ये सपना नहीं होता है आदिवासी जीवन में, उन लोगों का ये बहुत बड़ा सपना होता है, वैसी बात नहीं है। लेकिन जो भी सपने होते हैं, सपने तो देखती हैं, पूरा नहीं होता है यार। इसमें हम बाहरी असामाजिक तत्व जो अभी कहा जाए कि उससे हम घिरे रहते हैं, हमें उलबुलियाने के लिए, हमें अपने मुद्दे से भटकाव के लिए विभिन्न तरह के षड्यंत्र का हम शिकार हो जाते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात होती है, जिसकी वजह से आज आप देखिएगा कि आदिवासियों के साथ हर जगह पर अत्याचार होता है, जिसके चलते पलायन, विस्थापन जैसी जिंदगी जीने के लिए हम बेबस है। और सामाजिक उत्पीड़न जो होती है वो बाहरी समाज से बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। और बाहर का जो एक रंग रंगीली दुनिया है उसका भी हमें बाहर उसकी दुनिया में भी हमें बहुत मोहित करती है, हम उस पर प्रभावित हो जाती है चकाचौंध की दुनिया में, और उधर हम अपने आप को नजर पाते हैं। और लड़कियां हमारे समाज की इस लिजलिजीपन, ये जो लचीलापन, ये जो भड़काऊ ये सभ्यता है उस पर खींची चली जाती है और अपने आप को भूल जाती है। चूंकि समय की मांग है, उसकी भी एक जरूरत है कि हम भी उन लोगों की तरह दिखे, अपने आप को दिखाएं। और सजना संवरना चाहती है, लेकिन उसके लिए उपाय किया है? उसके घर में तो इज्जत ही नहीं है, मान सम्मान उस तरह से नहीं है, 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो शहर की ओर रुख करती है और वहां जाकर के अपनी उस जरूरतों को पूरा करने की प्रयास करती है। और उस प्रयास में हम देखते हैं कि वो अक्सर ही वो अपना तन मन धन सब लुटा के आ जाती है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं इधर हाल की दुनिया में भी, हाल के समय में, कोरोना के समय में भी देखने को मिला। वो किस तरह वो आदिवासी महिलाएं, वो बच्चे की माँ थी, उसको किस तरह से बिचौलिया ने भटकाव किया और वो उसके हाथ में चली गई, और कितने लोगों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। वो इस तरह से वो कैसे कैसे एक वहां से भाग चली आई। रास्ते में एक अपने ही समुदाय का एक व्यक्ति, कहा जाता है कि अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो जरूर कोई रास्ते में फरिश्ता मिला उनको मुक्ति के लिए, और वो उस फरिश्ते ने उनको साथ लाया और अपने घर तक पहुंचाया। लेकिन यहाँ आने के बाद वो उसका जो नजरिया था, गांव वालों का जो नजरिया था, जो समाज है, वो गांव समाज ने उसको बेघर कर दिया। वो उसको समाज में स्वीकार करने से वो नकार गए। और जब पैसे की बात हुई कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है, एवज में उनको वहां की सरकार ने
वहाँ की जो सरकार है उसको यौन शोषण हुआ है, तो अपनी नई सिरे से जिंदगी शुरुआत करने के लिए उनको कुछ मुआवजा मिलता है। और जैसे ही उसके पति को मुआवजा की बात का पता चलता है, तो वो मुआवजा लेने के लिए वो कहती है कि हम ही तो, हमारी तो पत्नी है। जब वही पति जब पहले उसको अपने पति मानने से अस्वीकार किया, और आज वो उनका मुआवजा को देख करके वो उसके मुआवजा के लिए लाभान्वित होने के लिए वह वहां पर अपने पति का नाम वहां दिया। तो इस तरह का आदिवासी जीवन में बहुत तरह से संघर्ष है। कई तरह पर स्त्रियां लड़ती मरती खपती आज भी वो अपने संघर्षरत जीवन को जीती हैं। और मैं आपके यूनिवर्सिटी, आपके महाविद्यालय में जो पढ़ाई जा रही है, मैं बीच में एक कविता आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। अच्छा होगा कि जो आप पढ़ा रहे हैं मैं उस कविताओं को पढ़ाने सुनाने की बात करती हूँ। कविता का शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं। यह महाविद्यालय में भी पढ़ाई जा रही है, तो ये अच्छा होगा कि इसके भाव को किस तरह हमने यहाँ उकेरने की कोशिश की है, क्या सोच समझ के हमने इस कविता को एक कविता का रूप दिया है। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। निसंदेह हम अपने बस्तियों की ही बात करते हैं पहले, हम अपनी बस्ती की कल्पना नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जो सीधे सीधे वहां पर उनके साथ जो उत्पीड़न होता है उस चीजों को, वहां जो दारू ताड़ी मुर्गे किस तरह से बिकते हैं, बिचौलिया उसको किस तरह से उसका पी करके महिलाओं के साथ में दुरुपयोग करते हैं, वही सोच को हमने यहाँ पर उकेरा है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। यहाँ आप देखिएगा ऐसा बस्ती है आदिवासियों का, यहाँ कोई घर ऐसा नहीं है जो कि दारू ताड़ी हड़िया ना मिलता हो। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। एक समय मुझे याद है कि वो कहा जाता था कि आदिवासी बहुत ही अक्खड़ होते हैं और बहुत जुझारे होते हैं, पुरुष वर्ग भी। लेकिन हम अभी हाल फिलहाल की समाज, इधर 21वीं सदी की हम बात करें तो इधर दिखता है कि वो जो धार है, उनका जो अक्खड़पन है, भोलापन है, वो जो जुझारूपन था, और जो कहा जाता है कि तीर धनुष आदिवासी के हाथों में शोभा देती है। आदिवासी इसका शादी से लेके जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसका उपयोग करती है। तो वो तीर का नुकीलापन भी किस तरह बोथरा गया है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। वो जो संघर्ष करती है महिलाएं, तो आप देखिएगा कि वो उसका बारे में किस तरह वो उनका जो मन होता है वो नदियों की तरह बिल्कुल ही निर्मलता, पवित्रता उस तरह की होती है, स्वच्छंद होती है। और वो जो मौन रूप धारण करते हैं तो उसका पहाड़ों सा मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाट। आदिवासी स्त्रियां बहुत ही मिट्टी से सीधे डायरेक्ट जुड़ाव होता है उनका, उसमें फसलें उगाती है, मेहनत करती है और उससे अपना दिनचर्या को पार करती है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास,
थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। कि इस दौर में भी बहुत कुछ बचाने को है, हमारे पास बहुत कुछ बचाने को हमारे पास है। तो ये कल्पना नहीं बल्कि वो इस तरह से देखती है कि हम आदिवासी स्त्रियां वो कितनी स्वच्छंद होती है, कितनी तरलता निर्मलता होती है उसके अंदर, वो कितनी मतलब अपने आप को भुला करके सारा जीवन उनका अपने बाल बच्चों से लेकर के मिट्टी तक, फसलें उगाने तक लेकर के समर्पित हो जाती हैं। और दुख इस बात का होता है कि उसको उस तरह से मान सम्मान नहीं मिलता है। और वो फिर भी बोलती है कि और इतने सारे बाहरी तत्वों के द्वारा सारी चीजों को लूटने तोड़ने के बाद भी वो एक उम्मीद करती है कि अभी भी बहुत कुछ है बचाने का इस दौर में। अभी जो इस ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इससे भी अपने आप को हम बचा सकते हैं, वो इस तरह से कल्पना करती है। और इस कविता को एक नया जन्म दिया और वो आप लोग के सामने महाविद्यालय में पढ़ाई जा रही है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं एक जीवन रेखा ट्रस्ट से भी जुड़ी हुई हूँ और जीवन रेखा ट्रस्ट से जुड़ने का मतलब यही है कि हमने बच्चे और महिलाओं पर उनके अधिकारों की बात की है। और विशेष करके बच्चे और महिलाओं पर ही मैं खूब जोर देकर काम करना चाहती हूँ। एक ट्रस्ट है हमारी, उस ट्रस्ट के माध्यम से हम उससे जुड़ के रहना चाहते हैं ताकि हम उस जीवन से ना हम दूर हो जाए। और अभी का जो दौर है, अभी का जो इस दौर से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। और इसीलिए हम जीवन रेखा ट्रस्ट के माध्यम से वैसे महिलाओं को उनके न्याय हक दिलाने की बात करते हैं। और इस माध्यम से हमने बहुत महिलाओं को उनके हक अधिकारों को समझाकर हक दिलाया है। जिन महिलाओं को घर से बेघर किया जाता है पति के द्वारा या समाज के द्वारा, हमने वैसे महिलाओं के लिए लड़ करके सामाजिक तौर पर उसको मुद्दा बनाकर लड़ाई की। और लड़ाई करके हमने वैसी महिलाओं के लिए एक घर उनको हासिल करवाया जिसको बेघर किया गया था। लेकिन हमने बिना डरे बिना संकोच किए उस महिला के लिए खड़ी हुई। और संयोग से मैं वर्तमान में यहाँ की प्रधान, यहाँ की सरपंच हूँ। तो इस नाते मुझे बहुत ही साथ मिला और लोगों को, और मेरी जैसी महिलाओं को मुझे देख करके उन लोगों को बहुत ही साहस मिला कि जब दीदी आगे बढ़ सकती है, हम लोग के लिए काम कर सकती है, तो हम भी उनके लिए मदद करें, उनको साथ दे। वही हमारी ताकत है, हम भी उनके ताकत है। तो इस तरह से हमने इस तरह का काम किया है। और कविताओं में ये भी है कि किस तरह से हम, एक महिला कल्पना करती है कि अपने घर को वो तलाशती है, किस तरह वो अपने घर, मेरा घर कहाँ है। हम ना पूरी तरह से पिता के घर पर अधिकार हमें मिला है और ना ही हमको पति के घर पर पूरी तरह अधिकार मिला है। जब भी हम पति रहते हुए जितना दिन हम उनके साथ सुख दुख काट सकेंगे वो काटेंगे। लेकिन जिस दिन यदि ऐसा हो जाता है कि हम बाय द वे विधवा महिला हो जाते हैं, विडो हो जाते हैं, तो वैसे स्थिति में हमारी जो संपत्ति है उस संपत्ति को लूटने के लिए हमारे गोतिया, उन्हीं के गोतिया, उनको हड़पने के लिए उसको कुलक्षण लिखा लगाया जाता है। वो गलत है। वो इस तरह की स्त्री को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उसको समाज से बेघर कर दिया जाता है। तो यही चीजें हैं जिसमें कई तरह की बुरी नजर हमें इस कविता के माध्यम से, इस सामाजिक के माध्यम से बाहर की दुनिया में जो ताक झांक किया और जो गुजरने का मौका मिला, बहुत करीब से चीजों को देखने का मौका मिला। तो हम कविता में ये भी जिक्र करते हैं, तुम्हें आपत्ति है, मतलब उनको हमारी सौंदर्यता से आपत्ति है, हमारी मेहनत से, लेकिन हमारे जो पसीने से पुष्ट हुए दाने उनको बहुत प्यारे होते हैं। और उनकी जो यहाँ पर ये भी कहा गया है, ये भी लिखा गया है कि वो प्रेम करते हैं तो हमारे शरीर से प्रेम करते हैं, उपभोग करते हैं उस शरीर को, उसको प्रेम नहीं कहा जाता है बल्कि वो धोखा है।
वो धोखा को प्रेम समझ करके आदिवासी स्त्रियां निसंदेह आ जाती है उसके चंगुल में, और उसका हास्य बहुत ही खराब होता है। तो जीवन रेखा ट्रस्ट के माध्यम से भी वैसी महिलाओं को एकत्रित करके उनको जब समय समय पर उनके अधिकारों की बात करके हम उसकी मदद करते हैं। और जन संस्कृति मंच से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। और जन संस्कृति मंच का भी यही मकसद रहा है कि हम अपनी बातों को बेरोक टोक अपनी जो अंदर उबलता हुआ जो बातें हैं, जिसके पास हम नहीं, समाज हमारा नहीं सुनता है, दूसरा समाज हमारी बात को नहीं सुनता है, तो उस मंच के माध्यम से हमने अपनी बातों को रखने की कोशिश की और करते रहती हूँ। और इसके माध्यम से एक संगठन, कहा जाता है कि संगठन एक व्यक्ति का नहीं होता है, बहुतों का होता है। तो एक बल जो एकता में ही बल है, वो एकता वो संगठन के माध्यम से दिखाई पड़ता है। कहीं भी कुछ इस तरह की बातें होती है तो हमारी जमीन के जो मुद्दे हैं, हमारी जो जमीन से महिलाएं ऊपर की ओर ताकती है, तो एक मंच होना चाहिए जिसके मंच में उन्हें उनकी बातों को रखने के लिए एक मंच मिलता है, जन संस्कृति मंच। और हमारी बातों को, उनके मुद्दे को, उनकी जो संघर्ष के मुद्दे हैं, इस माध्यम से वो वहां तक पहुंचती है। और यही वजह है कि आप लोग इस बातों को समझ पाते हैं, आदिवासियों की जो त्रासदी है उस बातों को आप लोग समझ पाते हैं, और आदिवासी क्या चीज होती है, उसके क्या संघर्ष होते हैं उनको समझ पाते हैं। और बेघर सपने, यहाँ एक घर का सपना दिखता है, देखती है स्त्रियां, लेकिन वो उनका कहीं कोई घर ही नहीं होता, ऐसा हमने महसूस किया। कहा ना कि वो अपना पति का घर होता है, पति का घर में पति का नाम नेम प्लेट लगा होता है, और यहाँ पिता का घर में यदि भाई है तो भाई का नेम प्लेट लगा मिलता है। तो एक स्त्री का कहाँ है जगह, एक आदिवासी स्त्री का कहाँ है जगह, कहाँ मिल पाया उसको। ना वो पूरी तरह से पिता की हो पाती है, ना पूरी तरह से पति की हो पाती है। मैं फिर एक कविता आप लोग सबको सुनाना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है खून को पानी कैसे लिख दूं। मैं तुम सब के खातिर लड़ती रही और तुम सब के सब देखते रहे, तमाशाइयों में खड़े मेरी पराजय। अपनी अपनी रोटी और कुर्सी बचाने खातिर चुप रहे तुम सब के सब। एक दौर ऐसा था कि इस दौर में हमारे साथ भी संस्थाओं में काम करते, हमारे साथ भी इस तरह की समस्याएं हुई थी, टॉर्चर किया गया था, सिर्फ इसलिए कि हमने सच बोलने के लिए उन लोग को प्रेरित किया। और उस सच बोलने की त्रासदी मिली मुझे कि मुझे संस्था में ना काम करने की भी बात कही गई कि अगर तुमको पसंद नहीं है तो तुम जा सकती हो, स्वतंत्र हो। तो ये हमने एक सच का सामना किया था, उसी सामना का ये मुझे सजा के रूप में बोला गया था। यदि इस तरह की बातों करोगे, जहां पर जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो, बोले अरे वैसी बात तो नहीं है, अरे सच्चाई तो सच्चाई होती है, हम अक्सर उसके लिए काम करते हैं, तो क्या दिखावा है हमारे। देखने को कुछ और करने को कुछ है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस तरह एक महिला के मुंह से भी मुझे कहा गया था, तो जो अभी भी उस चीजों को मैं याद करती हूँ और बहुत ही कांप उठती हूँ कि एक महिला होकर के उन्होंने मुझे, मतलब वो महिला भी उनकी भाषा नहीं थी बल्कि वो पुरुष की भाषा थी, जो उनको कहने के लिए कहा गया था कि उनको इस तरह से बोलो कि वो इस तरह से बात करती है, इस तरह से बातें लिखती है, तो कहो उनको कि वो संस्था छोड़ दे और उनको जहां पसंद है वो चला जाए। तो अपनी अपनी रोटी और कुर्सी बचाने खातिर चुप रहे तुम सबके सब, कोई साथ नहीं दिया वहां उन्होंने। पर जरा पूछो तो सही अपने भीतर बैठे आदमी से कि उस रोज जो कुछ भी किया तुमने, क्या वह उचित था? अरे और तो और, आखिर तुम भी घुमा फिरा कर गोल गोल बतियाती शामिल हो गई ना इन बातों में बिटिया मुर्मू। कम से कम तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी
क्या इसीलिए सौंपी थी एक दिन हम सब ने मिलकर तुम्हारे हाथों अपनी कमान। मत भूलो कि पहली मैं नहीं हूं और ना ही आखिरी, मुझसे पहले भी कई लोग हुए हैं शिकार। उनकी सोची समझी साजिश का मेरे बाद भी होंगे कई। हो सकता है तुम्हारी ही बारी हो। वे चाहते हैं हमसे कि हम कभी कोई सवाल नहीं करें उनसे। उनकी नजर से देखें सब कुछ, उनकी ही भाषा में बोलें। ना जताएं कभी असहमति, ना करे कभी कोई विरोध। हस्तक्षेप ना करे उनके कामों में, अपनी परिधि में रहे हरदम, बिना इजाजत झांके नहीं इधर उधर। पर तुम ही बताओ यह कैसे संभव है। आंख रहते अंधी कैसे हो जाऊं मैं। कैसे कह दूं रात को दिन, खून को पानी कैसे लिख दूं। और जबकि मुझे ठीक ठीक पता है कि अपने वो पूरे होशो हवास में उछली गई थी वह। तब तुम ही बताओ उसे उसकी नादानी कैसे मान लो। आखिर इतने छोटे छोटे एहसानों की इतनी बड़ी बड़ी कीमत क्या चाहते हैं वे मुझसे। अगर वे चाहते हैं कि अपनी थोड़ी सी भलाई के लिए हम उनकी हजार बुराइयों का पर्दा डालें, एहसान माने उनका, जी हजूरी करे, हाँ ऐसे बीच जाए जब मन तब उनके इशारों पर उनके खातिर, तो नहीं चाहिए हमें उनका एहसान। उठा ले जाए वो अपनी व्यवस्था। ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए ऐसा बदलाव, नहीं चाहिए। आदिवासी सामाजिक कार्यों की हम बात करेंगे तो यहाँ स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ खटते हैं और उससे कहीं ज्यादा स्त्रियां ही खटती है। पुरुष तो अपना दारू ताड़ी पी करके एक जगह पर कहीं उलट करके रह गए, और या फिर वो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। वैसे स्थिति में उनके जो घर करना है वो महिलाएं ही संभालती है, आदिवासी स्त्रियां ही संभालती है। और वो अपने बच्चे को लेकर के, सास ससुर को लेकर के सब संभालती है, उनके घर करना को संभालती है। और वो इस तरह से बहुत ही संघर्षरत है आदिवासी स्त्रियां। आज भी आपने कहीं देखा होगा वो किस तरह से पहाड़ों से लकड़ियों का गट्ठर उठा के लाती हैं जलावन के लिए। तो इसके पीछे का महत्व क्या है कि वो जलावन उठा के लाती है, पहाड़ से काट कर लाती है, वो बाजार ले जाती है, बेचती है, वहां से कुछ पैसे मिलते हैं और वो अपना दिनचर्या इस तरह से पूरा करते हैं। तो निसंदेह वो बहुत ही संघर्षरत है और आज भी संघर्ष करके वो अपने आप को वहां पर स्थापित करने का प्रयास करती है। हम आदिवासी समाज की इस तरह की स्थितियों से यही आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग से हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इस तरह की जो समस्याएं हैं वो किस तरह से इसका निपटारा हो पाएगा, किस तरह वो अपना एक सही जगह उनको मिल पाएगा, किस तरह से सही दिशा मिल पाएगी उन्हें, जहां उनके जीवन स्तर को सुधारने में एक अच्छी भूमिका, एक सफल नारी वो बन पाए। वो किस तरह से हो पाएगा, ये एक विचारणीय विषय है। मैं सभी बुद्धिजीवी के मन में इस बातों को दिमाग में डाल देती हूँ। और वो किस तरह से मेहनत करती है, आप उसका उदाहरण किसान आंदोलन आज चल रहा है, उस चीजों को हम वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं। लेकिन किसान वाकई वो किस तरह से मेहनत करते हैं और एवज में उनको इस तरह से उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। उस वो जो फसलें उगाते हैं उस तरह से उनको कीमत नहीं मिल पाती है और वो किस तरह पूंजीपति ही मालामाल हो जाते हैं और वो किसान वहीं के वहीं रह जाते हैं। हालांकि आज किसान आंदोलन में दो फाड़ हो गया है, दो भाग में बट गए हैं। तो ये राजनीति बहुत
गंभीरता से काम कर रही है। राजनीति करने वाले लोग किस तरह इस चीजों को एक तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं और हल्का करने के लिए कोशिश करते हैं। हो सकता है मैं इतना ही समय दे करके अपनी बातों को विराम देती हूँ और आप लोगों ने मुझे एक अच्छा अवसर दिया, एक अच्छा समय दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का फिर से धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत जोहार अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। मैडम बहुत बहुत आपका आभार। जी। जो संभागी हैं उनसे भी मैं अपनी एक बात साझा करना चाहूंगा। यह जो राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा जो है वह श्री गोविंद गुरु के नामकरण से ये महाविद्यालय हुआ है। और सभी जी। लोग आप राजस्थान के मानगढ़ राजस्थान के जलियांवाला बाग मानगढ़ के नाम से परिचित होंगे। इस मानगढ़ जी। धाम पर, मानगढ़ की भूमि पर जलियांवाला बाग से पहले भी सबसे बड़ी शहादत हुई थी। उस शहादत के समय सारे इस जनजातीय अंचल में एक सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता का शंखनाद फूंकने वाले पूज्य गोविंद गुरु ही थे, जिन्होंने इस सारे अंचल के सभी वर्गों को जोड़ा और उन्हीं के नाम पर यह स्थानीय महाविद्यालय का नामकरण हमारे श्री गोविंद गुरु महाविद्यालय नाम हमारा रखा है। निर्मला मैडम, हमने आपकी बहुत सी कविताएं पढ़ी हैं और बहुत मर्म को छूती हैं, और आपके वक्तव्य के दौरान ही बहुत सारे संभागियों ने बहुत अच्छी टिप्पणियां की हैं, बहुत अच्छी प्रशंसा की है। मैं कुछ मुझे जो आपकी कविता जो बहुत पसंद आई है वो सभी साथियों से शेयर करना चाहता हूँ। इनकी एक कविता है मैडम की, जी क्या सर। तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम? बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता? क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती एक स्त्री, सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करते कभी देखा है तुमने उसे, रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप लड़ते? मुझे बहुत खूबसूरत कविता लगी। मैडम, इस कविता पर थोड़ी सी आपके अनुभव और आपकी टिप्पणी की मैं अपेक्षा करता हूँ। जी सर। वाकई ये कविता भी मुझे बहुत पसंद है और आप मैं क्या इस कविताओं पर टिप्पणी करूं? मतलब क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, कि एक स्त्री वो किस तरह से अपने एकांत में अपने आप से कैसे लड़ती है। तो और एक सवाल वो छोड़ती है कि स्त्री को आप किस किस दृष्टि से देखते हैं और उसके बारे में क्या जानते हो तुम? स्त्री को एक अपने स्वामित्व के रूप में देखते हो या फिर क्या समझते हो? तो ये एक सवाल है, उन्हीं पर सवाल हम छोड़ देते हैं कि क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम? अक्सर यहाँ पर हमने ये मानकर चला है कि हम जो महिलाओं को पुरुष किस नजर से देखता है, सिर्फ उपभोग की वस्तु के रूप में मुझे समझता है कि बस एक बच्चा पैदा करने की एक मशीन है हम। तो ऐसे ही भाव से इस चीजों को हमने यहाँ उकेरने की कोशिश किया है कि घर प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री की उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम? बता सकते हो सदियों से घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता? क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री, सपनों में भागते एक स्त्री का पीछा करते कभी देखा है तुमने उसे,
रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते। मतलब ये तमाम एक महिला की जो उनकी अंदर की जो अकस्मसाहट है, वो जो अपने आप से सवाल करती है कि हम क्या हैं, दुनिया के नजर में, अपने पुरुषों के नजर में क्या है, ये सारी सवाल है सर उसमें। और वो एक बहुत ही, क्या बोलेंगे उसको, इस तरह का सवाल किया है कि वो सुनना चाहती है, वो अपने अपेक्षा करती है इस तरह, हमारा जो पुरुष है वो हमारे बारे में सुने, हमारे बारे में जाने, तो देखने को एक मिलेगा। स्त्री क्या चाहती है। जी धन्यवाद सर। आ, एक और कविता मैडम जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी लगी है, जो मैं सभी जी साथियों से साझा करना चाह रहा हूं। उसके बाद सभी सहभागियों से मैं गुजारिश करूंगा कि वे अपनी बात रखें। कविता है, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने? उसके भीतर का खोलता इतिहास पढ़ा है कभी? जी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को, उसके अंदर वंश बीज बोते क्या तुमने कभी महसूसा है? उसकी फैलती जड़ों को अपने भीतर क्या तुम जानते हो? एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण बता सकते हो तुम? एक स्त्री को त्रिदृष्टि से देखते हुए उसके स्त्रीत्व की परिभाषा अगर नहीं, तो फिर जानते क्या हो तुम? रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में। जी सर, बहुत खूब सर। और ये ऐसे ही उधेड़बुन में ये सवालात अपने आप से करते हुए कि हमारी हम पुरुषों के नजर में हम क्या है, सिर्फ एक वस्तु है, या फिर हमारा जगह रसोई और बिस्तर के करीब ही जाल में उलझ के रह जाता है। ये अपने आप से भी सवाल करती है और ये सवालात उन पर भी छोड़ देती हूँ सर। धन्यवाद। मैं अन्य सभी सहभागियों से गुजारिश करता हूं कि वे अपना माइक अनम्यूट कर मैडम से कुछ टिप्पणी, कुछ सुझाव, कुछ विचार जानना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। मैडम, मैं भरतपुर से शिप्रभा, आपका पूरा संग्रह मैंने पढ़ा है और पूरा का पूरा जी मैडम। संग्रह बहुत ही शानदार था। खासतौर से मैंने यहाँ अपनी छात्राओं के लिए उसका पोस्टर भी बनवाया था कि मुझे वहाँ मत जाना जहाँ मुझसे मिलने जहाँ जाने। देवता से अधिक जहाँ आदमी से अधिक ईश्वर रहते हो। जी बिल्कुल। तो पूरी की पूरी कविता मैंने यहाँ अपनी कक्षा में लगाई थी, जिससे कि बच्चों को भी अच्छी लगे। जी बहुत मैडम। शानदार कविताएं लिखती हूँ, क्योंकि उसमें आपका अनुभव बोलता है, आपकी सही पीड़ा सही समझ बोलती है, और उसके लिए निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं कि हमें आपसे आज सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप इतना गहराई से टिप्पणी की है। मुझे लगता है आपने बहुत गहराई से चीजों को समझी है, कविताओं को। मैडम, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर श्री गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ स्थापित है, उसके जी सर। कुल गीत के रचयिता भी अभी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। जी सर। कवि हरीश जी आचार्य, उनका गीत हमारे विश्वविद्यालय का कुल गीत उनके द्वारा रचा गया है। हरीश जी जी आचार्य अपनी कुछ टिप्पणी देना चाह रहे हैं। हरीश जी आचार्य सर, स्वागत है सर। हेलो मैडम, प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम सर। जी। चरण हाँ जी, स्पर्श सर। हाँ मैंने पूरा सुना ये। हाँ जी, जी हाँ जी, जी बहुत आनंद आया। और जी वैसे भी सच्ची और अच्छी कविता बहुत धीमी आवाज में बात करती है। आपने विषमताएं बताई, स्वस्थताएं बताई, लेकिन बहुत ही सहज, स्वाभाविक और नैसर्गिक भाव से बताई। और जी आपकी एक रचना नहीं चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। और उसकी जो जी पंक्तियां हैं कि छोटे छोटे एहसान की इतनी बड़ी कीमत, ये जी उम्मीद तो नहीं थी तुमसे। बहुत ही भीतर तक हिला देती है, बहुत ही गहराई तक जाती है। तो जितना
सहज आपका कर्तृत्व है, उतना ही सहज आपका व्यक्तित्व है। आयोजन समिति को, महाविद्यालय को और आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं हिंदी में भी लिखता हूँ और अपनी मातृभाषा वागड़ी में भी लिखता हूँ। शायद ये 2 पंक्तियां आपके इस आत्मकथ्य को समर्पित हो जाएं कि अभावमय हमें भाव भरनारा, अभावमय हमें भाव भरनारा अमने गावानु थाय, अभावमय हमें भाव भरनारा अमने गावानु थाय, फरता फरता पुगी जवाय वनवगड़ा में, जंगल में फरता फरता पुगी जवाय वनवगड़ा में, मानवतानी व्यथा कथानु लखाए, अमने गावानु थाय, अमने गावानु। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं धन्य हो गई सर आपसे मिलते हैं। हाँ, और किसी संभागी की कोई जिज्ञासा, कोई चर्चा? हाँ सर, सादर आमंत्रित है। हाँ मैडम को मैं प्रणाम करता हूँ। मैडम ने मेरी आवाज आ रही है? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था कि मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपका व्याख्यान सुना है। आपने एक बात ये बताई थी कि मर्दों के नाम उसमें लिखे रहते हैं, ब्लैक लेटर में पुरुषों के नाम, उधर पति का नाम लिखा रहता है, उधर में अपने पिता का नाम लिखा रहता है। तो मेरा ये मानना है कि पुरुष प्रधान समाज में क्या स्त्री प्रधान की परिकल्पना हम आने वाले समय में कर रहे हैं? थोड़ी सी टिप्पणी चाहूंगा मैडम, क्योंकि आज जिस संदर्भ में पुरुष प्रधान की बात हम कर रहे हैं, मैं कोई स्त्री विरोधी नहीं हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। स्त्री दिवस पर बहुत काम कराता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि वहां पर पुरुषों का अपना अस्तित्व बना हुआ है, जिससे आपने भी बात कही थी कि पुरुषों से ही स्त्री की पहचान है। मेरा ये मानना है कि स्त्री हर क्षेत्र में आज बहुत आगे बढ़ रही है। अभी भी आगे विचार विमर्श हुआ, सरकार भी बहुत आगे हर तरह से इस चीज को कर रही है कि उनके राशन कार्ड, उनके भामाशाह इत्यादि, तो उनका जो स्थान है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपकी ये सोच चाहूंगा कि हमें स्त्री को कितना आगे तक ले जाना चाहिए, थोड़ा सा मैं टिप्पणी चाहूंगा मैं। सर हमारी अपेक्षा है कम से कम हम पुरुष के साथ एक सहयोगी मित्र बन करके हम अपने आप को माने, जिससे हम ये नहीं समझे कि ये हमारे पति हैं, बल्कि एक साथी हैं। साथी के रूप में यदि हर समस्या को करने की कोशिश करते हैं तो मुझे ये चीजें एकदम टल जाएंगी और सुधर जाएगी, सुलझ जाएंगी, और हम स्त्री अपने आप को बहुत सहज समझने लगेंगे। यही अपेक्षा करते हैं। निसंदेह आज की भी सरकार की भी इच्छा है कि महिलाएं आगे बढ़े और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तरह से एक धारा दिया है सरकार ने, और इसके बनिस्पत हम खुद देखते हैं सर, इसके बावजूद किस तरह फिर उत्पीड़न का शिकार हो जाती है महिलाएं। तो ये करनी और कथनी में कितना फर्क है सर। बस हमारी प्रार्थना है सर कि हम पुरुषों के साथ साथ मुझे एक सहयोगी मित्र के रूप में मुझे हमारा पति भी समझे, इससे हमको सफल जीवन में एक सहयोग मिल सके। जी जी सर, थैंक यू मैम। धन्यवाद। अब मैं हमारे आयोजन समिति के साथी और हिंदी विभाग में हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लोकेंद्र कुमार जी सर को आमंत्रित करता हूं कि वे द्वितीय तकनीकी सत्र की हमारी अतिथि हमारी बीच आविष्कार, और एक बहुत बड़ा सौभाग्य कि सृजन और अपने जीवन में उसका संघर्ष को जीने वाले निर्मला पुतुल जी का आयोजन समिति की ओर से आभार व्यक्त करें। और मैं एक सभी सहभागियों से केवल एक जानकारी देना चाहूंगा। लोकेंद्र जी के आभार व्यक्त के उपरांत हमारे कल के द्वितीय सत्र के प्रतिवेदन की प्रस्तुति बाकी है, अतः मैडम के आभार व्यक्त बाद आप सभी लोग प्लेटफॉर्म पर ही रहे। आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर लोकेंद्र कुमार जी सर। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते जी। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर और हिंदी विभाग श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के संयुक्त संयोजन में आयोजित यह शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम और इसमें उपस्थित सभी संभागी गणों को मेरा सादर प्रणाम। आयुक्तालय की ओर से यह अभिनव प्रयोग किया जा रहा है
और इस मंच के माध्यम से हम देश भर के ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित और प्रमुख वक्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। ऐसा ही आज एक बहुत सौभाग्यशाली दिन हमारे लिए रहा कि जिनकी कविताएं हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं या उनके कविताओं को हम पत्रिकाओं में या संग्रहों में पढ़ते हैं, आज उनसे हमारा साक्षात्कार हुआ। मैम, मेरा स्वयं का शोध कार्य समकालीन कविताओं पे है और उस दरमियान मुझे स्वयं को आपकी कविताएं पढ़ने को मिली, तो मैं उसी समय से आपसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। आज के आपके व्याख्यान में आपने सिद्ध भी किया कि जनजाति और स्त्री विमर्श के तहत किस प्रकार जनजाति महिला संघर्ष, पीड़ा और दर्द के दंश को झेल रही है। आपने अपने जीवंत और स्वानुभूत सत्य से साक्षात्कार करवाया। अपनी बस्तियों को नंगे होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, इस कविता और मैं तुम सबकी खातिर लड़ती रही और तुम सब देखते रहे, इन कविताओं के माध्यम से आपने स्वानुभूत सत्य को न सिर्फ प्रकट किया, बल्कि न सिर्फ जनजातीय अपितु संपूर्ण जगत की आम स्त्री, आम नारी की वेदना को आपने प्रस्तुत किया। निस्संदेह आपसे हम ताल्लुकात रखते हैं कि वर्तमान में भी विविध प्रतिरोधों के बीच में जनजातीय स्त्री अपने अस्तित्व की तलाश में है। आप जैसी कवयित्री और समाज सेवकों के योगदान से आज यह वातावरण निश्चित तौर पे बदला है। हम स्वयं जनजातीय अंचल में रहते हैं। मैम, हमारे इस क्षेत्र में पिछले 5-10 वर्षों में जो स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा में बढ़ावा मिला है, निस्संदेह उनमें आप जैसे समाज सेवकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के आपके इस पाथे से हमारा महाविद्यालय परिवार बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा है और हमारी आयोजन समिति, तकनीकी समिति और समस्त प्रतिभागी गण आज आपके व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं। इसलिए मैं हिंदी विभाग और महाविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। आपने मुझे एक मंच दिया, इसके लिए आप सबको पुनः एक बार हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ सर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैडम आपका। आपकी व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच में भी आपने हमारे आग्रह को, हमारे निवेदन को स्वीकारा और पिछले कई दिनों से आपके साथ दूरभाषिक टेलीफोन पर आपसे संपर्क हो रहा था और उससे मुझे लगा था कि आपकी व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की बहुत सारी व्यस्तताएं हैं के बीच में आपने हमारे निवेदन पर यहाँ आना स्वीकार किया। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, ओके, बाय जी। ठीक है सर, बाय। ठीक है। द्वितीय सत्र के इस विराम के उपरांत अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ द्वितीय सत्र जो कल जो आयोजित हुआ था उसके प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ बीकानेर से डॉक्टर एजाज अहमद कादरी सर को कि वे आए और कल के द्वितीय सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। डॉक्टर एजाज अहमद कादरी। आयोजन समिति और सहभागियों को मेरा नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर और गोविंद गुरु महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 6 दिवसीय ऑनलाइन शॉर्ट टाइम प्रशिक्षण में चौथे दिन के द्वितीय सत्र का प्रतिवेदन बनाने का अवसर आयोजन सचिव डॉक्टर मनोज पंड्या जी ने मुझे दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।
द्वितीय सत्र में सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर के प्रोफेसर नवनीत सिंह चौहान जी ने परिवेशीय संवेदना और हिंदी नाटक विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने लगभग 60 शोधार्थियों को पीएचडी करवाई है, जो एक गौरवान्वित की बात है। आप एक सफल अभिनेता के साथ साथ एक सफल निर्देशक भी हैं। आपने कई टीवी सीरियलों, नाटकों और फिल्मों में अभिनय किया है। हिंदी साहित्य में नाटक लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। गोविंद हुलास नाटक हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र का द्वारा लिखित नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा से नवनीत जी ने अपनी बात प्रारंभ की थी। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा में बाजारवाद की व्याख्या वर्तमान परिवेश से की है, जो आज के युग में सार्थक लग रही है। वहीं अंधेर नगरी उनका दूसरा प्रसिद्ध नाटक है। भारतेंदु ने पुरानी सामाजिक गलीसड़ी रूढ़ियों एवं परंपराओं पर करारा आघात किया है। अन्य नाटकों में वेदी ही हिंसा, हिंसा न भवती, धनंजय विजय, सत्य हरिश्चंद्र इनके प्रमुख नाटक हैं। इसके बाद उन्होंने जयशंकर प्रसाद के नाटकों की चर्चा की, जिनमें ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के सजीव चित्रण है। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति की खोज नाटकीय कला के द्वारा की। जनमेजय का नागयज्ञ पौराणिक नाटक है। वहीं पाश्चात्य समस्या नाटक की शैली में उन्होंने ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा। इनके नाटकों की भाषा काफी जटिल, लंबे लंबे संवाद, गीतों की अधिकता आदि इनके नाटकों के लिए एक दोष है। इनके नाटक रंगमंच पर नहीं खेले जा सकते। उन्होंने अन्य नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर आदि का जिक्र किया। धर्मवीर भारती के अंधा युग नाटक की चर्चा की, जिसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या के प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों की कथा दी गई है। लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली आदि। मोहन राकेश द्वारा लिखित आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाटक प्रमुख हैं। आज के अन्य नाटककारों में नरेश मेहता, मन्नू भंडारी, गिरीश कर्नाड, विपिन कुमार, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, गिरिराज किशोर, सुरेंद्र वर्मा तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रमुख हैं। अंत में आपने नुक्कड़ नाटकों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नाटकों का संचालन करना केवल धन कुबेरों की सहायता से ही किया जा सकता है। आज आप गांवों के अंदर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। सत्र के अंत में डॉक्टर रतन पाल डोडियार जी ने आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एजाज अहमद कादरी सर। अब मैं आगामी दिवस के प्रतिवेदन का दायित्व जिन साथियों को दिया जा रहा है उसकी एक संक्षिप्त सूचना देना चाहूंगा मैं। कल 2 सत्र आयोजित हैं। कल इस ज्ञान गंगा के आयोजन का आखिरी पड़ाव है।
और इस आखिरी पड़ाव में भी 2 सत्र ही आयोजित हैं। प्रथम सत्र गौतम जी प्रतिवेदन बनाएंगी और उसका वाचन होगा द्वितीय सत्र में ही। इसलिए थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि कल 2 सत्र आयोजित हैं और आगामी दिन अपना कार्यक्रम है नहीं, तो प्रथम सत्र में डॉक्टर मीना गौतम जी प्रतिवेदन बनाएंगी और द्वितीय सत्र में इन्हें प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय सत्र का प्रतिवेदन बनाएंगी डॉक्टर स्नेहलता पांड्या मैडम बीकानेर से, और ये बनाकर कल शाम तक पीडीएफ फॉर्मेट में जो हमने आपसे 2 मेल साझा किए हैं, गोविंद गुरु कॉलेज का ऑफिशियल मेल है और एक मेरा व्यक्तिगत मेल है, उन दोनों मेल पर जो भी आपको जैसा लगे आप अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत सेंड करेंगे। इन 6 दिनों में जिन भी साथियों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि वे अपना प्रतिवेदन अनिवार्यतः कल सुबह तक, केवल कल प्रस्तुत होने वाले जो हैं वो समय ले सकते हैं। आज तक जो प्रस्तुत प्रतिवेदन हैं हमारे, वो सभी प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता अपना प्रतिवेदन मुझे अनिवार्यतः कल सुबह तक प्रस्तुत कर देवें, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत पूरी रिपोर्ट आयुक्तालय को भेजी जानी है। और एक बार बार जो साथियों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह हस्तलिखित होगा या टाइप कराना है, आपकी सुविधा जैसी हो, हस्तलिखित देना चाहे तो हस्तलिखित, या टाइप्ड हो तो टाइप दे, लेकिन केवल इतना ध्यान रहे कि जो भी आपकी है प्रतिवेदन है वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो और उस प्रतिवेदन में नीचे आपके साइन, आपके हस्ताक्षर, आपका पूरा नाम और महाविद्यालय का नाम जरूर अंकित करें। पीडीएफ के अलावा जितने भी फॉर्मेट हैं उनमें कृपया आप न भेजें, चाहे वर्ड हो, जेपीजी हो, जेपीईजी हो, किसी अन्य फॉर्मेट में आप प्रतिवेदन न भेजें। टाइप्ड होना जरूरी नहीं है, आपका हस्तलेख प्रतिवेदन भी स्वीकार्य है। इसी के साथ इस ज्ञान गंगा के और हमारी तकनीकी समिति के संयोजक डॉक्टर शफकत राणा सर ने मुझे भी सूचित किया है, फीडबैक अभी वो डाल रहे हैं। आप अनिवार्यतः अविलंब 3 बजे तक आप प्रस्तुत कर देवें। ये लिंक आपसे यहाँ शेयर कर दिया गया है और बहुत जल्दी आपके साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया जाएगा। इसको आप अनिवार्यतः 3 बजे तक भर देवें। इसी के साथ ज्ञान गंगा की इस यात्रा के 5वें सोपान का यहाँ विराम होता है। आप सभी के सहयोग और सौजन्य के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए, आपसे बात करेंगे। अब आ रही है आवाज सर? बिल्कुल आ रही है सर। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे निवेदन पर इस प्लेटफॉर्म पर आए और इस काव्यमयी जो मंच है। जी जी, बहुत आनंददायी रहा ये सत्र पूरा, और आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। संपूर्ण आयोजन समिति के प्रति हृदय से आभारी हूँ मैं, मुझे याद किया, आपने सम्मिलित किया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत आभार सर आपका। सियाराम जी मीणा सर, आपका वीडियो ऑन है। सियाराम जी मीणा सर, आपका वीडियो म्यूट कीजिए। सियाराम जी मीणा सर।
सियाराम जी सर, नमस्ते।